ठीक है बेटा, आज का पहला टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट से हमें ये समझ में आएगा कि जो शेप ऑफ मेनिस्कस है इन अ कैपिलरी ट्यूब वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको अगर मेनिस्कस की डिफरेंट शेप्स ऑब्जर्व करनी है तो दैट यू कैन ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब और इन अ कैपिलरी ट्यूब। लेकिन जनरल जो कंटेनर्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, वहां पर मेनिस्कस की शेप ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सरफेस एरियाज आर वेरी लार्ज। ठीक है, तो वहां मेनिस्कस की प्रॉपर शेप हमें दिखाई नहीं देती है। तो उसको अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो कैपिलरी ट्यूब और हमारी टेस्ट ट्यूब्स या ब्योरेट्स, दे आर द बेस्ट थिंग्स टू हैव। तो अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, लिखो। आज के दोनों टॉपिक काफी ज्यादा थ्योरेटिकल हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एनालिटिकल बनाने की कोशिश करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द लैपलेस थ्योरी। और लैपलेस थ्योरी के थ्रू ही हमें ये पता चलेगा कि फोर्सेस का रेजोल्यूशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट पेनिस्कसेस बनते हैं। टू बेसिकली अंडरस्टैंड मोर क्लियरली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको एनालिटिकल करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज दीज टू टॉपिक्स आर क्वाइट थ्योरेटिकल। चलो लिखो, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। मान लिया कि ये मेरे पास किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में एक मेनिस्कस कुछ ऐसा है और एट द सेम टाइम एक मेनिस्कस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिखें, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and the solid surface inside the liquid and the solid surface inside the liquid is called the angle of contact. एक बार रिपीट कर दो ये। हाँ बेटा, the angle between the tangent, the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is called the angle of contact for a given pair of solid and liquid. For a given pair of solid and liquid. देखो जरा, लेट्स से वी हैव अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक, और किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड का, लेट्स से कि ये एक मेनिस्कस बनता है, यानी दिस इज द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन the tangent marked on the liquid surface with the solid surface at the point of contact inside the liquid is called angle of contact. Now you can see कि अगर लोअर मेनिस्कस बनता है, जैसा कि यहां हमें दिखाई दे रहा है, ये मेनिस्कस कैसा है, लोअर मेनिस्कस, और ये कैसा है, अपर मेनिस्कस। अगर हम लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस की बात करते हैं तो अपर मेनिस्कस के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इन केस ऑफ लोअर मेनिस्कस इज एक्यूट। ठीक है,
Yes. अब ऐसा होता क्यों है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सर ठीक है, मेनिस्कस कैसे फॉर्म होता है? वही कह रहा हूँ, ये बनता कैसे है इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, अभी लैपलेस थ्योरी करना हमने इसी टॉपिक में, नेक्स्ट इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में है लैपलेस थ्योरी। तो लैपलेस थ्योरी में आपको ये समझाएंगे कि मेनिस्कस की फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन सी और चीजें जरूरी हैं। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स सेम, लिखो द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स सेम whether the liquid is contained in any type of container. It means it does not depend upon the manner of contact. It does not depend upon the manner of contact. It only depends upon the pair of two medias, yani the liquid and the solid in contact. So it only depends on. It only depends upon the pair of media, that is the solid and liquid in contact. Now the factors on which angle of contact depends. Factors on which the angle of contact depends. सबसे पहला, the nature of solid and liquid in contact. दूसरा, cleanliness of the surfaces in contact. यानी हमने पिछले उसमें बात की थी सरफेस टेंशन के बारे में, तब हमने वहां पर बात की थी कि द नेचर ऑफ कंटामिनेशन या इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। अगर आपका लिक्विड और सॉलिड इन कांटेक्ट किसी भी तरीके से प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है और उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन है, इट मींस कोई डस्ट है, डर्ट है या ग्रीस है या ऑयल है, तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट वेरी कर जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन the medium above the free surface of liquid or fluid. It also depends upon the free surface of liquid or fluid. It also depends upon temperature. Now, as temperature increases, angle of contact theta also increases. और जैसा कि हमने बोला था कि क्लीनलीनेस पे यानी कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं as impurity increases, angle of contact decreases. अब ये तो बेसिक फैक्टर्स थे जिन जिन के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां हम लोग बात करेंगे बेटा कि मेनिस्कसेस की शेप बनती कैसे है, इन शेप्स के पीछे रीजंस क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी लैपलेस थ्योरी।
अब ये लैपलेस थ्योरी बेसिकली है क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे लैपलेस थ्योरी, और इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ शेप ऑफ मेनिस्कस। सर ये सेकंड पॉइंट में एंगल डिक्रीज होता है क्या, जैसे इम्प्योरिटी बढ़ती है तो? हाँ जी, एंगल डिक्रीज होता है। ओके सर। तो हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर देखो ये थीटा, ये रहा थीटा, दैट इज व्हाई मैंने वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरा लिखने के बजाय सिर्फ थीटा लिख दिया। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले देखें, मान लें कि मेरे पास ये कंटेनर है, और कंटेनर आई मीन कि मेरे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है या कोई ब्योरेट हो सकती है, या फिर हम कोई कैपिलरी ट्यूब की बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको मैक्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा करके लार्ज व्यू में हम लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट वेयर अप टू व्हिच वी हैव द फ्लूइड इनसाइड दिस कंटेनर, और ये पूरा का पूरा किससे फिल हुआ हुआ है, फ्लूइड से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा, हमने दो फोर्सेस के बारे में बात की थी, और वो दो फोर्सेस क्या थी, कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स। मान लो किसी एक जगह पर these are the molecules of liquid, अब जब इन लिक्विड्स के अंदर कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगी तो बेटा ये सभी मॉलिक्यूल्स अपने एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ना। Yes, sir. लेट्स से दिस इज द फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स या तो इस तरफ माने या इस तरफ माने, ऐसे ही ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे की तरफ, यानी दिस इज द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्टेन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द नेट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो फोर्सेस हैं बेटा, दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल हैं, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कहां जाएगी इसकी, 45 डिग्री के एंगल पे। यस सर। भाई दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ जाएगी, 45 डिग्री के एंगल पे, यानी कि दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। ये कौन सी फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस। अब अगर इनसाइड द कंटेनर में बात करूं, यहां पर लेट्स से कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, ये टॉप लेयर है, तो जो कोहेसिव फोर्स होगी वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। लेट्स से दिस विल बी द कोहेसिव फोर्स F, and this force is acting at an angle of 45 degrees। हमने माना था इनिशियली कि सरफेस इज फ्लैट, बट बेटा यहां पर ये जो कंटेनर की वॉल है, इस वॉल को भी ये मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पास्कल्स लॉ में ये बात पढ़ी थी कि प्रेशर इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बेटा पास याद है आपको, बेटा am I audible to all of you? Yes, sir. तो पास्कल्स लॉ याद है कि जो फोर्स होती है वो कंटेनर के साथ कितने एंगल पर एक्ट करती है, यस सर, परपेंडिकुलर एक्ट करती है, परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, 90 डिग्रीज पर एक्ट करती है। तो इसका मतलब एक और फोर्स आपके पास यहां पर प्रेजेंट होगी, एंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कंटेनर, ये रहा।
अगर मैं इस फोर्स को मान लूं F1 और इसको हम लोग मान लें F2, ठीक है, तो इस केस में बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास वो आपको मिल जाएगी कुछ along the wall because the surface is flat, ठीक है। ओके सर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे यहां पर, कंसिडर अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब, consider a liquid contained in a capillary tube the molecules in contact with the wall of the capillary tube, the molecule in contact with the wall of the capillary tube on the surface of the fluid is acted upon by two forces. First, F1, the outward force. F1 ये कौन सी फोर्स होगी? Outward force. लेकिन this force is because of the adhesion. किसकी वजह से है? Adhesion की वजह से, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि ये लिक्विड मॉलिक्यूल और फ्री सरफेस ऑफ द कंटेनर था, उसके साथ इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी वो कौन सी फोर्स होगी? अधेसिव फोर्स होगी। पर सर ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ थोड़ी ना करेगी, जो कांटेक्ट में होगा उसी के साथ तो करेगी। ऑब्वियसली, बिल्कुल। आप यहाँ पर बीच में कहोगे तो अधेसिव फोर्स नहीं मिलेगी, यहाँ तो आपको सिर्फ कोहेसिव मिलेगी। यस और सर। कोहेसिव आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हम बेटा सिर्फ इसी पॉइंट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मेनिस्कस बनेगा तो यहां से या यहां से ही आपको शेप मिलनी स्टार्ट होगी इन कांटेक्ट, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट से ही आपको शेप मिलनी स्टार्ट होगी ना, बीच से थोड़ी मतलब है यहां पर। यस सर। ठीक है, तो दिस फोर्स F1 is an adhesive force exerted by the molecules of glass surface with the molecules of liquid, ठीक है। सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। This force is an adhesive force exerted by the molecules of the glass surface on the molecules of liquid, ठीक है। ओके सर। Now second force is F2, which is an inward force. Second force is F2, which is an inward force acting at 45 degrees, acting at 45 degrees to the vertical, acting at 45 degrees to the vertical, and is known as the force of cohesion, and is known as the force of cohesion. Acting between the molecules of the liquid. ठीक है बेटा। सर 45 डिग्री के बाद से रिपीट कर दो। 45 डिग्रीज, लाइन बोलना मैंने क्या बोली थी मैं भूल गया।
Sir, the second force is inwards, acting at 45 degrees. With the vertical, 45 degrees with the vertical. Due to the cohesion between the liquid molecules. Due to the cohesion between liquid molecules. Thank you, sir. Next point लिखो. The weight of the liquid molecule at this point. अब एक काम करो, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं. Let's say O. The point of contact है. The weight of the liquid molecule at this point O is directed vertically downwards. Is directed vertically downwards. सर रिपीट करना. The weight of the liquid molecule is directed vertically downwards at point O. ठीक है? Yes, sir. And can be neglected because the weight of a single molecule of liquid is very less than the magnitudes of the forces F1 and F2. ठीक है? Yes, sir. Now, as you can see that F1 and F2 are inclined at an angle of 135 degrees. F1 and F2 are acting at an angle of 135 degrees to each other. Therefore, the direction of resultant can be obtained. अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अगर मुझे निकालना है तो हम कैसे निकालें? लेट्स से कि दो वेक्टर्स हैं बेटा, यहां बना देते हैं. एक वेक्टर ये रहा F1, एक वेक्टर ये रहा F2. अगर दोनों के बीच में 135 डिग्रीज एंगल है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा tan बीटा that will be given by F2 sin 135 degrees upon F1 plus F2 cos 135 degrees. ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा ना बेटा हमने. Yes, sir. तो आप यहां लिख सकते हो सीधा रिजल्ट tan बीटा is equal to F2 sin 135 degrees upon F1 plus F2 cos 135 degrees. अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा F2 by under root 2 upon F1 minus F2 by under root 2. लिख सकते हैं?
ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? बेटा साइन सर वापस समझा दो। एक बार फिर से सर प्लीज। बेटा दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स अगर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हो a और b, तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलता है मुझे? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। हाँ जी सर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यस सर। तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, f2 sin 135 अपॉन f1 प्लस f2 cos 135। हाँ जी सर, ठीक है सर। ठीक है। अब बेटा sin 35 को आप क्या लिख सकते हो? सर sin 45। sin 135 is sin 90 plus 45 is cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। यस सर। तो यहां पर 1/√2 लिख दिया, आ गया f2/√2। समझ गया सर। अब यहां cos 135 की वैल्यू निकालनी है। cos 135 क्या होगा? cos 90 plus 9 45 45। माइनस ऑफ sin 45। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, सर सॉरी भूल गया था। तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1/√2। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आएगा tan बीटा इज इक्वल टू f2 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2। ठीक है। नाउ दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से हमें समझ में आएगा कि मेनिस्कस कैसे बनेंगे। तो इतना पार्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये मिटा रहा हूं यहां से। सर मुझे क्लियर है, मुझे औरों का नहीं पता। कोई बात नहीं, तो मैंने पूछा सबसे है, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो बता सकते हो बेटा। सर क्लियर है। चलो अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को पकड़ लेंगे और इसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, छोटी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इस फिगर को देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पर कि बेटा √2 f1 माइनस f2 को ध्यान से देखो जरा, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि f2 की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ f1 है, इधर देखें, f2 की वैल्यू अगर √2 टाइम्स ऑफ f1 है, तो tan बीटा विल बी f2/0, यानी इंफिनिटी हो जाना चाहिए, नॉट यस सर। डिफाइंड। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट बीटा किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्रीज के इक्वल हो गया। Yes, हाँ sir. जी सर। तो शेप कैसी बनेगी मेनिस्कस की? बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली, यहां देखो 90। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या कहलाएगी? आपका रिजल्टेंट कहलाएगी। ठीक, ठीक है बेटा। यस सर। अगर ये रिजल्टेंट हो तो बीटा एंगल कितना हो जाएगा इस केस में? 90 हो जाएगा ना? Yes, sir. चलो दोबारा बना देते हैं यार, घबराओ मत। ये लो, ये आपका f1, ये आपका f2, दिस इज 45 डिग्रीज, तो रिजल्टेंट यहीं आ जाएगा। यानी मेनिस्कस कैसा बनेगा? बिल्कुल फ्लैट सरफेस,
बीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, Yes, sir. अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 कहती है कि अगर √2 टाइम्स ऑफ f1 बड़ा हो जाए f2 से, तो क्या होगा? आपका tan बीटा Positive. पॉजिटिव वैल्यू, बेटा √2 टाइम्स ऑफ f1 अगर f2 से बड़ा हो जाए तो tan बीटा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। Yes, sir. हाँ जी सर। tan बीटा पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब क्या है कि बीटा इज एन एक्यूट एंगल ये बात समझ में आई कि बीटा एक एक्यूट एंगल होगा? हाँ जी सर। पक्की बात? सबको क्लियर है ये? यस सर। बेटा देखो, आपका √2 टाइम्स ऑफ f1 अगर बड़ा हो जाता है f2 से, तो ये होल वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। tan की सभी वैल्यूज 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती हैं। Yes, sir. तो इसका मतलब बीटा यानी रिजल्टेंट इज एन एक्यूट एंगल। Yes, sir. तो अब आप शेप कैसे दिखा सकते हो इसकी? देखो, ध्यान से देखेंगे, फिर से एक फिगर बनाएंगे। आपका f1 बाहर, f2 45 डिग्रीज पर था। अब बीटा एक्यूट है, तो यानी रिजल्टेंट पहले कहां लाई कर रहा था? अलोंग दिस लाइन। ये देखो, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर को, आर वेक्टर को उठा के हम कहां ले आए? इस तरफ, तो बीटा छोटा हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. ये बीटा आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा ना? Yes, sir. तो इसका मतलब जो मेनिस्कस बनेगा दैट विल बी अ लोअर मेनिस्कस। ठीक है? Yes. क्योंकि वो लिक्विड को कहां की तरफ खींचेगा? अंदर की तरफ। ठीक है बेटा? ओके सर। नाउ द केस नंबर 3। सर एक बार ये अंदर वाला वापस समझाना कैसे खींचेगा? देखो, रिजल्टेंट जो आर है, नाउ इन दिस केस इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, जो लिक्विड सरफेस है आपका, वो कैसा बन जाएगा? एक कॉनकेव शेप बन जाएगी उसकी। यहां पर जितने भी लिक्विड्स होंगे, इनके ऊपर जो कोहेसिव फोर्स के अलावा आपकी, यानी ये वाली जो फोर्स है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी ना F1, तभी ये इस तरफ आ रहा है। यस सर। तभी ये इस तरफ आ रहा है। तो ये लिक्विड अपने साथ वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, उसकी नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन कहां होगी? इस तरफ होगी ना? यस सर। बीटा की तरफ। हाँ, बीटा की तरफ होगी। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहां से लग रही है। इट मींस कि प्रेशर ऊपर बढ़ गया। यस सर। और लिक्विड हमेशा कहां से कहां जाता है? फ्रॉम प्रेशर टू लो प्रेशर। यस सर। यस सर। तो मेनिस्कस कहां बनेगा? डाउनवर्ड्स। यस सर। यस सर। अब आ जाओ तीसरे केस पे। अगर मैं कहूं √2 टाइम्स ऑफ f1 छोटा हो जाए f2 से, देखें ये वाला रिलेशन, तो आपका tan बीटा नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। इट मींस
बीटा अब एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। तो इसकी अगर आप शेप देखने की कोशिश करेंगे कैसे दिखाई देगी, देखो ध्यान से। ये फ्री सरफेस था, F1 इस तरफ एक्ट कर रहा है, F2 45 डिग्रीज पे एक्ट कर रहा था। हमने कहा कि बीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, यानी अब रिजल्टेंट भी किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना। यस ये आपका बीटा होगा, यानी सारा का सारा वेक्टर अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यानी नेट फोर्स अंदर की तरफ मूव कर रही है। तो नेट फोर्स अगर अंदर की तरफ मूव कर रही है तो प्रेशर कहां बढ़ जाएगा, इनसाइड द कंटेनर। जी सर, inside the container. then in order to adjust itself or in order to adjust its pressure difference, लिक्विड को कहां जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर लो प्रेशर कम हो जाएगा। तो मेनिस्कस विल बी ऑफ दिस टाइप इन दिस केस। ठीक है बेटा। ओके सर। तो अब आपका जो बीटा है ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये आपका बीटा होगा which will be an obtuse angle। ठीक है। यस सर इस पर्टिकुलर एनालिटिकल मेथड के अलावा एंगल ऑफ कांटेक्ट और मेनिस्कस की शेप को समझने का कोई और खास तरीका है नहीं। हमें लैपलेस थ्योरी को समझना ही पड़ेगा। बिना लैपलेस थ्योरी के एनालिटिकल ट्रीटमेंट के जनरली ये समझ में नहीं आ सकता कि मेनिस्कस की शेप कैसी होनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज फिर आपको याद करना पड़ेगा कि ग्लास और वाटर के लिए क्या होगा, ऑयल और वाटर के लिए क्या होगा। यानी किसी कंटेनर में अगर हमने ग्रीजिंग कर दी एंड देन हम उसके अंदर वाटर डालते हैं, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो उसके लिए फिर एक इंडिविजुअल केसेस को रटने वाली बात है। अदरवाइज मेनिस्कस की शेप कैसे बनेगी, दिस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लैपलेस थ्योरी। एज फार एज थ्योरेटिकल एग्जाम इज कंसर्न्ड, लैपलेस थ्योरी पूछ ली जाती है बेटा। ठीक है। यस सर और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पर्टिकुलर जो हमारी डिस्कशन है और जो असेसमेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस सबको क्लियर है ये वाली बात? यस Yes, sir. ये टॉपिक सबको क्लियर है ना बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No sir. याशिका क्लियर है? Yes, sir. संस्कृति ओके। वंश यस सर क्लियर है। संस्कार क्लियर है बेटा? मनस्वी Yes, sir. समसृष्टि Yes, sir. लक्ष्य अनुषा यस सर Yes, sir. अनुभव हाँ जी सर। ओके। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट और शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस के बाद अब सिर्फ हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और बचता है विच इज एसेंट फॉर्मूला। एक्सेस प्रेशर हमने लास्ट टाइम कर लिया था और एसेंट फॉर्मूला और बच जाता है। अब बेटा एसेंट फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो मुझे नहीं लगता कि हमें करने की जरूरत है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एसेंट फॉर्मूला और ज्यूरिन्स लॉ यहां पर समझ लें देन आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ फॉर अस। तो अब आप बोलो क्या एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन करानी है या नहीं? किसी के स्कूल में कराई गई है? सर अभी हमारे में तो वहां तक पहुंचे नहीं। ठीक है। लक्ष्य है स्कूल में कराया क्या एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन? स्कूल में सर ये तो नहीं करवाया। क्लासेस पता नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात सर नहीं। हमारे तो मैम का अटेंडेंस खराब रहता है तो कुछ पता चलता है नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं। तो एक काम करते हैं,
एसेंट फॉर्मूला का सिर्फ रिजल्ट कर लेते हैं विद इट्स लॉ, ज्यूरिन्स लॉ। ठीक है, अगर कभी कराना पड़ेगा तो करा देंगे एसेंट फॉर्मूला की डेरिवेशन। ठीक है, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, सो एवरीवन इज ओके विद दिस ना? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज ज्यूरिन्स लॉ? ज्यूरिन्स लॉ है क्या, बात कर लेते हैं ज्यूरिन्स लॉ के बारे में। इधर से थोड़ा सा अच्छा इधर से क्लियर कर दूं। Yes, sir. अच्छा ओके, एसेंट फॉर्मूला। अच्छा, एसेंट फॉर्मूला हमें बताता क्या है? एसेंट फॉर्मूला हमें बताता है द हाइट ऑफ द लिक्विड अटेन्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब, यानी द हाइट अप टू विच द लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अब वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड कितना राइज करेगा, यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है वहां पर। एंड द फॉर्मूला इज H is equals to 2s cos theta upon r rho g। ठीक है, Yes. ठीक है सर। अच्छा वैसे भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है h rho g is equals to 2s cos theta by r। अब now generally 2s by r is the excess pressure, है ना, और h rho g तो प्रेशर होता ही है। या cos थीटा जो है ये थीटा डिपेंड करता है या थीटा बनता है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. भाई आप इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2s by r into cos theta। now this 2s by r is nothing but excess pressure inside the liquid drop, और cos थीटा आपका थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, और p आपके पास क्या है, प्रेशर है ही है। तो इसको आप ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना रिलेशन को, तो सीधा सीधा सा रिलेशन है h is equals to 2s cos theta upon r rho g। नाउ ज्यूरिन्स लॉ क्या कहता है? ज्यूरिन्स लॉ ये कहता है कि हाइट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब is inversely proportional to radius of the capillary tube। अब कैपिलरी ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी h is inversely proportional to r। तो इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो दैट इज इजी, ये h है, ये ओरिजिन है, ये r है, तो इट गोज लाइक दिस। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज योर ज्यूरिन्स लॉ, और ये है हमारे पास द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, यानी एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, तो इसीलिए एसेंट फॉर्मूला का सिर्फ आप फॉर्मूला ही कर लें तो सफिशिएंट है। इसकी डेरिवेशन वैसे अभी हाल फिलहाल के लिए हमारे कोर्स में है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोगों के स्कूल में कराई जाएगी तो मैं करा दूंगा। Okay, sir. ओके सर। तो दिस चैप्टर सरफेस टेंशन इज मोर और लेस ओवर। अगर कोई एक आधा टॉपिक आपके स्कूल में एक्स्ट्रा कराया जाए तो मुझे बता देना बेटा, वो हम कर लेंगे। तो बट आई डोंट थिंक कि भाई इससे ज्यादा कुछ है यहाँ पर करने के लिए। ठीक है, ओके सर, फिर होगी क्लास होगी। अरे रुक जा, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, फिर आपने बोला होगा।
नहीं, मैंने बोला कि ये यहां तक का पार्ट इज ओवर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपके साथ आज शेयर करूंगा बेटा इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ ही साथ कुछ इसके ना 1 मार्कर्स विद सॉल्यूशन। तो विद सॉल्यूशन जो 1 मार्कर्स होंगे आप उन्हें भी याद करोगे और साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स होंगे आप उस असाइनमेंट को भी सॉल्व करोगे। प्रीवियस असाइनमेंट सारे हो गए हैं सॉल्व या उसमें कुछ बचता है? थोड़े बहुत हैं डाउट। किए ही नहीं, किए होंगे तो डाउट पता लगेंगे, है ना? सर ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो है बेटा, उनको कर लेना। वो डाउट्स नहीं रहने चाहिए, वो क्लियर भी हो जाने चाहिए। अगर वो डाउट ही रह गए ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ओके सर। मैंने बोला था आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस कर लेना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के डाउट्स नहीं पूछे आप लोगों ने। सर वो ऑनलाइन हो गई ना, फिर ध्यान नहीं रहा मुझे। तो क्या यार, ऑनलाइन भी है तो मैं तो सामने खड़ा हूँ, बोर्ड पे तो सॉल्व कर ही दूंगा। ओके सर, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। चलो, आज मैं आपको सरफेस टेंशन के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ये करने हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है? Yes. यस सर। तो एक बार थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बल्क मैटर का पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद सबके यूटीज में भी यहां तक आ ही रहा है तो आप अपने यूटीज की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और हम लोग कुछ टाइम 2-3 क्लासेस सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो आज वाली क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है सर। No, sir. ठीक है, अनुषा कोई डाउट है बेटा? No, sir. वर्षा? No, sir. समसृष्टि? No, sir. समसृष्टि बेटा, पिछले जो मैंने वीडियोस ग्रुप पे शेयर करे हैं वो देख लिए? Yes. है बेटा, देखे? Yes, sir. नहीं देखे? Half surface tension का आधा वीडियो देख सकते सर। और अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो पूछ लेना बेटा। Yes, sir. अब कहीं घूमने तो नहीं जाना? No, sir. हाँ, अब थोड़ा सा पढ़ ले। यूटीज कब से हैं? क्या सर? यूटीज कब से हैं?